हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। सो गाइस, जैसा कि आप लोग बैंकिंग नॉलेज का प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो एसबीआई सीवीओ के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फॉरेन रेमिटेंस के टॉपिक को हम लोग कवर करें। लास्ट डे हम लोगों ने इंटरनली फॉरेन रेमिटेंस को स्टेप बाय स्टेप समझा है, 2 सेशन में अच्छे से कवर करा है, प्रॉपरली करा है। सो उसमें एक कहावत है ना कि गरम लोहा रहता है तो उस पर हथौड़ा मार देना चाहिए। वैसे ही हम लोगों ने जब प्रिपरेशन कर लिया है तो उसका एमसीक्यू सीरीज हम लोग यूट्यूब पर स्टार्ट कर चुके हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस रियल पैटर्न पर क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं, उसी पैटर्न पर फॉरेन रेमिटेंसेस का आज एमसीक्यू सेट है आप लोगों का। एंड द सेम रूल विल अप्लाई ऑन दिस एज वेल। जो रूल था हम लोगों का कि आप लोगों के अगर जैसे आज तो 11 क्वेश्चन से जो टॉप क्लास एमसीक्यूज है उसी के अंदर सारे एक्सप्लेनेशंस भी है, सो दैट कि आप लोगों का हर टॉपिक कवर्ड हो जाए। तो फॉरेन रेमिटेंस के अंडर में जितने भी क्वेश्चंस आप देखने वाले हो, अगर आपके 8, 9, 10, 11 इतने अटेम्प्ट हो रहे, इतने 100% एक्यूरेसी आ रहा है, तो कमेंट कर कर आपको भी बताना है। अगर हम पुराने सेशन के बारे में बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से भी बैक टू बैक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोग ने सेम डिट्टो, मतलब मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि आप लोगों को सेम लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको कहीं पर किसी बुक में डिट्टो मेंशन नहीं रहेगा कि ये कंडीशन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। आपको जनरल लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि यार ये डेफिनेशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये रूल है, ये सेक्शन है। बट आपको डिटेल जो एग्जाम में एसबीआई कंटिन्यूअसली पूछ रहे, उसी टाइप का आप लोगों का क्वेश्चन सेट है। उसको नहीं लगाया है तो उसको भी लगाना, पढ़कर लगाना। ये क्वेश्चन सेट है। देखो, स्वप्निका सागर, इनके 9 आउट ऑफ 10 9 मार्क्स मिला है, इनको 7 मिला है, इनको 9 मिला है, 8 करेक्ट है, 10 आउट ऑफ 10। विनोद को देखिए आप, यहाँ पर आपके सामने और आंसर से 7, 8, 9, 9, 9, 10। मनीत कौर को 10 आउट ऑफ 10 मिला है। तो अगर आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को इंश्योर करना है कि आप लोग भी अटेम्प्ट कर रहे हो। ये कहां पर मिलेगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चैनल पर जाना, उसके क्वेश्चन जरूर लगा कर जाना। आप लोग एग्जाम में सेम एज इट इज क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में देखोगे, बट कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलेगा। 9 करेक्ट है अभिषेक के, लोकेश के 9 करेक्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 मानित का हो गया, 10 उज्जवल का भी करेक्ट है, और उसके बाद में करेक्ट भव्य का चलो 7 है। तो आप लोग इंप्रूव भी करते जाओ, उससे रिवीजन लगाओ, आप लोगों को पता चलेगा कि रियल कंपटीशन कैसा चल रहा है। एंड ऑल्सो आप लोगों को बहुत सारी चीजें करना है, जैसे कि और भी टॉपिक्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा है तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। हमने कल इंटरनली फॉरेन रेमिटेंस के बारे में समझा है, ठीक है? किसके बारे में समझा है? फॉरेन रेमिटेंस के बारे में। तो फॉरेन रेमिटेंस का एमसीक्यू सेट है, पूरे एज इट इज क्वेश्चन है जो ओवर द पास्ट ईयर्स एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ओके, अगर आपने बैच में एनरोल नहीं करा और आप भी प्रिपेयर करना चाहते हो, जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो एसबीआई सीबीओ का रियल पैटर्न के ऊपर जो एग्जाम में पूछा जाता है, और एक राइट अप्रोच से प्रिपरेशन करना चाहते हो जिससे आप लोग भी अच्छा स्कोर कर सके, तो आप बैच में एनरोल करने के लिए जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप इसको कल वीडियो को देख रहे हो, रात में देख रहे हो, 24/7 जिस टाइम पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देखेंगे व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, क्योंकि आप लोगों की प्रिपरेशन रियल लेवल पर करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी आप प्रॉपर्ली स्कोर करेंगे। आई एम श्योर कि अगर आप 4-5 सेशन देखेंगे तो आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी अच्छा स्कोर करके इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। ये कंप्लीट पैकेज है, रिटन एग्जाम का कंप्लीट पैकेज आप लोगों के लिए 2499 में अवेलेबल है फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप लोग जब भी वीडियो देख रहे हो एनरोल करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जुलाई में एग्जाम है, टू द पॉइंट रियल एग्जाम पैटर्न पर प्रिपरेशन करेंगे एंड आई एम श्योर कि आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे यहाँ पर, अगर आप क्लासेस को प्रॉपर्ली देखते हैं। फॉरेन रेमिटेंस का टॉपिक स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, बट आई एम श्योर कि आप लोग इसको डिकोड कर सकते हैं, समझ सकते हो। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, डिकोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अ पर्सन इज अराइविंग इन इंडिया, पूरा एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपके बहुत सारे फंडामेंटल्स क्रैक हो जाएंगे। अ पर्सन इज अराइविंग इन इंडिया विद फॉरेन करेंसी, ठीक है? उसके एक पर्सन है जो इंडिया में अराइव कर रहा है, उसके पास में फॉरेन करेंसी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज इट मैंडेटरी टू डिक्लेयर द करेंसी टू कस्टम्स बाय फिलिंग द करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म? सीडीएफ फॉर्म फिलअप करना, कौन सी करेंसी, कितनी करेंसी अगर वो कैरी कर रहे हैं फॉरेन करेंसी, तो डिक्लेयर करना जरूरी है। ऑप्शन ए है यूएसडी 4000 इन नोट्स एंड यूएसडी 5000 इन ट्रैवलर्स चेक, यूएसडी 3000 इन ट्रैवलर्स चेक, या फिर 4500 यूएसडी रहेगा तो करेंसी नोट्स और यूएसडी 6000 ट्रैवलर्स चेक में है, तो उनको कस्टम मतलब सीडीएफ फॉर्म फिलअप करना जरूरी रहेगा ट्रैवलिंग कर रहे तो। और या तो फिर 5100 रहेगा तो उस केस में इनको क्या देना पड़ेगा करेंसी के फॉर्म में?
सीडीएफ का डिक्लेरेशन। करेक्ट आंसर आई गेस आप बता चुके होंगे। आपको सीडीएफ का फॉर्म फिलअप का कंडीशन बताया है कि कब डिक्लेरेशन लगता है ना। करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म लगता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आप इंडिया में वापस आ रहे हो, तो आपको एयरपोर्ट पर ही आपको सीडीएफ का डिक्लेरेशन देना पड़ता है। एक काइंड ऑफ डिक्लेरेशन है जहां पर करेंसी का डिक्लेरेशन आपके पास में कुछ सर्टेन अमाउंट कैश में या ट्रैवलर्स चेक में एक्सीड करता है तो आपको शो करना पड़ता है। करेक्ट आंसर इज यूएसडी 500 5000 1100 ओनली, है ना। देखो इसका लिमिट कितना है, अगर आप करेंसी कैश के फॉर्म में लेकर आ रहे हो, कोई सा भी फॉरेन करेंसी है, अगर वो 5100 मतलब 5000 यूएसडी के बराबर है तो उस केस में आपको सीडीएफ डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर आपके पास में 4500 का फॉरेन करेंसी है यूएसडी का, तो आप लोग इसको फ्रीली ला सकते हो, सीडीएफ फॉर्म आपको फिलअप नहीं करना पड़ेगा, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। ओके, और सेम अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या रहेगा आपका टोटल, अगर हम देखें तो ट्रैवलर्स चेक के साथ में 10,000 का रहेगा, नोट्स प्लस ट्रैवलर्स चेक अगर बन रहा है 10,000 यूएसडी का, तो उस केस में भी सीडीएफ लगेगा। दो कंडीशन बताई थी मैंने आप लोगों को, आई होप आपने इसका आंसर करेक्ट करा होगा। क्या आंसर करा था, ऐसे क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा, डायरेक्टली जरूरी नहीं है कि आपसे पूछे कि 5,000 रहेगा या 10,000 रहेगा। यहाँ पर 5100 का क्वेश्चन था, और आई गेस आपने कॉन्सेप्ट को क्रैक कर लिया होगा कि अगर 5100 यूएसडी इन करेंसी है तो क्या लगेगा, सीडीएफ। सीडीएफ क्या है, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। क्यों लगता है, क्योंकि आप एक्सीड कर रहे हो जो नॉर्मल लिमिट है, वो लिमिट कितना है 5,000 यूएसडी आप कैरी कर सकते हो कैश के फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हो तो, लेकिन आप तो 5100 कैरी कर रहे हो, तो आपको क्या फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। ओके, अब देखो यहां पर एक और है ना, यहां पर केवल एक आंसर नहीं है। आपने अगर इसका आंसर केवल ये करा होगा तो आप लोग यहां पर बता सकते हो। देखो यहां पर टोटल अगर वैल्यू बता रखा है कि आप 10,000 का कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको करना पड़ेगा, तो ये भी टोटल 10,000 के केस में जा रहा है, तो बोथ सी एंड डी विल बी करेक्ट हियर। कौन सा आंसर रहेगा, सी एंड डी। अगर आपने केवल डी बताया था तो भी आपका गलत है, और अगर आपने सी बताया था तो भी गलत है। आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दोनों मिलाकर, ठीक है। या तो 5,000 एक्सीड कर रहा है और दोनों का वैल्यू मिलाकर 10,000 एक्सीड कर रहा है, उस केस में क्या लगेगा, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। तो थोड़ा सा ट्विस्ट था, ये मैंने भी अभी देखा है, दैट्स व्हाई आप लोग ने शायद से मिस्टेक करा होगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा सी एंड डी। ओके, बोथ सी एंड डी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मेजर चेंज टुक प्लेस इन द ईयर 2000 रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज लॉज इन इंडिया। देखो फॉरेन एक्सचेंज के लॉज चलते हैं इंडिया में, है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग जैसे फ्रीडम हुआ, इंडिपेंडेंट हुए, तो हम लोगों को हमारा फॉरेक्स रिजर्व को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था, यहाँ का पैसा बाहर ना चले जाए पूरा उठकर, तो उसके लिए पॉलिसीज बनाना जरूरी था। तो उसके लिए 2000 ईयर में कौन सा चेंज आया फॉरेन एक्सचेंज के रूल में, लॉ में, फेरा जो एक्ट है वो रिप्लेस हुआ बाय फेमा, या फिर फेमा का रीनेम करा गया फेरा, या फिर आरबीआई ने लॉस्ट कर दिया कंट्रोल ओवर द फॉरेक्स मार्केट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ले लिया, या फॉरेक्स ट्रेडिंग वाज बैंड इन इंडिया। इसमें से कौन सा एक्शन हुआ था 2000 ईयर में, 2000 ईयर की बात कर रहा हूं मैं। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा, फेरा जो एक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फेरा फेरा जो है एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको रिप्लेस कर दिया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से। क्या डिफरेंस होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट क्या था, इसमें जो भी ऑफेंस होगा वो क्रिमिनल ऑफेंस कहलाएगा, क्योंकि हमको क्या करना था, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमको हमारा फॉरेक्स रिजर्व को प्रोटेक्ट करके चलना था, यहाँ का पैसा बाहर ना चला जाए, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाने थे, सारे रूल्स रेगुलेशन लगाने थे। तो उसमें क्या बोला गया था, क्योंकि रेगुलेशंस टाइट रखना पड़ेगा, जब जाकर पैसा हमारे पास में, हमारे देश में बचा रहेगा। दैट इज वाई क्या करा गया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लाया गया था पहले 1939, 1947, 1970s में। तो उससे क्या करा गया था, उसमें बोला गया था कि अगर आप छोटा मोटा भी मिस्टेक करते हो ट्रेडिंग में, ठीक है, आपने रिपोर्टिंग में छोटा मोटा मिस्टेक करा तो क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा, नॉर्मल ऑफेंस नहीं बनेगा। लेकिन बाद में जैसे हम एलपीजी का पार्ट बने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, आपको पता है 1991 में जब हमारा मनमोहन सिंह जी के टाइम पर देश बहुत शॉर्ट ऑफ फंड्स में गुजर रहा था, उस टाइम पर हम लोगों का ग्लोबलाइजेशन का पॉलिसी स्टार्ट हुआ कि हम लोग ट्रेड करते स्टार्ट करते, तो उस ट्रेड में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से। इसमें क्या हुआ था, जो भी ऑफेंस होगा उसके जो क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करा उसके बेसिस पर पेनल्टीज लगेगा या ऑफेंस कहलाएगा, लेकिन उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बोलेंगे। छोटा छोटा लैप्सेस होगा प्रोसेस में, जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, कुछ भी ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करेंगे, फॉरेक्स रिजर्व में काम करेंगे, तो छोटा मोटा लैप्सेस होता है। तो इसमें क्या बोला गया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में कि आप आराम से काम करो, आराम से ट्रेड करिए,
छोटा मोटा मिस्टेक जो होगा हम आपको उसके एक्ट के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगा देंगे, बट वो क्रिमिनल ऑफेंस मैंडेटरी नहीं करेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को किससे रिप्लेस करा गया था? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से। कौन सी ईयर में? 2000 में। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आपने करेक्ट करा होगा। एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट इन कैश, यूएसडी के बारे में बात हो रहा है ना, दैट अ बैंक और ऑथराइज्ड पर्सन कैन पे टू अ फॉरेन विजिटर और एनआरआई इन एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आरबीआई गाइडलाइंस की बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट इन कैश आप कितना कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो फॉरेन करेंसी से। जैसे आपके कंट्री में कोई पर्सन आया, बाहर से कोई एनआरआई आया या फॉरेन विजिटर आया, तो ऑथराइज पर्सन है या बैंक है तो उनके पास में करेंसी एक्सचेंज करने आ गया, डायरेक्टली वो डॉलर लेकर आए और वो एक्सचेंज कराना चाहते हैं। एग्जाम्पल डॉलर का है, लेकिन आप इसमें दूसरा करेंसी भी इंक्लूड कर सकते हो। तो कितना यूएसडी के रिस्पेक्ट में हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं फॉरेक्स को, तो हम यूएसडी से ज्यादा कैलकुलेट करते हैं ना, बेंचमार्क से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 1000 यूएसडी आप उसका कन्वर्ट कर दोगे बैंक में बैठकर, या 2000 यूएसडी कन्वर्ट कर दोगे, या 3000 कर दोगे, इसमें कोई लिमिट नहीं है। मतलब फॉरेन विजिटर है, वो फॉरेन करेंसी लेकर आ गया और उसको अब इंडियन करेंसी चाहिए, तो आप उसको एक्सचेंज कितने अमाउंट तक कर सकते हो, कितने यूएसडी तक कन्वर्ट कर सकते हो? 1000, 2000, 3000 या नो लिमिट? करेक्ट आंसर आपको बताना है इसका। आई होप आप लोग इसका करेक्ट आंसर अभी तक बता चुके होंगे। करेक्ट आंसर इज 3000, है ना। देखो, कोई इंडियन रेसिडेंट अगर फॉरेन करेंसी लेकर आ रहा है और वो एक्सचेंज कराने गया, तो उसका लिमिट कितना है? 1000 यूएसडी। कितना लिमिट है? 1000 यूएसडी, 1000 यूएसडी उसका लिमिट है, दैट इज द लिमिट। ओके। और फॉर फॉरेनर्स एंड एनआरआईस, है ना, फॉरेनर और एनआरआई अगर बाहर से आते हैं हमारे देश में और वो बैंक जाते हैं, ऑथराइज पर्सन के पास में जाते हैं, तो उसका लिमिट है यूएसडी 3000। ठीक है, उसमें वीजा ये सब लगेगा, उसके बेसिस पर 3000 होगा कन्वर्जन। अदरवाइज इंडियन रेसिडेंट के लिए कितना है? 1000। तो आपको करेक्ट आंसर दोनों पॉइंट से याद रखना है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग, ये सेशन को अच्छे से देखोगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। यू विल नॉट नीड एनी ऑफ द सेशंस जहां पर आपको फर्दर डिवोट करना पड़ेगा कि फॉरेन पॉलिसी आपको समझना है रेमिटेंस का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इट इज, लिटरली आई एम टेलिंग, इंटरव्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसका। एक फॉरेन टूरिस्ट है, वो इंडिया में आया टू रिकन्वर्ट करना चाहता है अनस्पेंट इंडियन रुपीस इनटू फॉरेन करेंसी। अभी इससे पहले आपने क्वेश्चन में क्या देखा था, दैट कोई फॉरेनर आया फॉरेन करेंसी लेकर इंडिया में, अब वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना चाहता है फॉरेन करेंसी। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछा गया है, एक फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आया, वो अपनी करेंसी को रिकन्वर्ट कराना चाहता है वापस से। जो उसने क्या करा था, पहले आईएनआर में कन्वर्ट करा लिया, अब वो आईएनआर से वापस से अपनी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराना चाहता है, रिकन्वर्ट कराना चाहता है। तो उस केस में उसके पास में क्या हुआ कि एनकैशमेंट सर्टिफिकेट जो था, जो वो कन्वर्ट कराने के टाइम पर उसको इश्यू हुआ था, जब भी उसने करेंसी कन्वर्ट कराया था, उसने सपोज करते यूएसडी था, तो उसने आईएनआर में कन्वर्ट कराया, तो इसको क्या इश्यू हुआ होगा? एनकैशमेंट सर्टिफिकेट। अब उसने एनकैशमेंट सर्टिफिकेट घुमा दिया है, अब वो वापस से आईएनआर से यूएसडी कन्वर्ट कराना चाह रहा है, तो उस केस में क्या लिमिट रहेगा? तो उसमें बोला गया है कि व्हाट कंडीशंस कैन रिकन्वर्जन अप टू 10,000 विल बी अलाउड, है ना, 10,000 तक का कन्वर्ट हो सकता है। क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि 10,000 तक का जो आईएनआर है, क्वेश्चन लेंदी है, कॉन्सेप्चुअल है, और ऐसे ही लेंदी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 10,000 रुपए का वो कन्वर्ट करा सकते, कौन करा सकते? फॉरेनर। किस केस में? अगर उनका एनकैशमेंट सर्टिफिकेट गुम चुका है, ठीक है, वो अपना जो इंडियन रुपी में कन्वर्ट करा चुके थे ना अमाउंट, उसको फॉरेन करेंसी में, दैट इज यूएसडी या किसी और करेंसी में कन्वर्ट करा सकते, ठीक है। तो इसका अमाउंट था 10,000। अब वो किस कंडीशन पर अप्लाई होता है? इफ द पर्सन इज एनआरआई एंड इज कैरिंग एन एटीएम स्लिप के बेसिस पर हम करेंगे। इफ द रीजन फॉर लॉस इज जेन्युइन एंड डिपार्चर इज विद इन 7 days, if the tourist provides PAN card and visa, if departure is within 15 days and the person has a bank statement, अगर उसके पास में बैंक स्टेटमेंट है और 15 दिन में डिपार्चर होने वाला है, तो उस केस में आप लोग इसका कन्वर्ट कर दोगे 10,000 तक का अमाउंट एनकैशमेंट सर्टिफिकेट के बिना, ठीक है। अदरवाइज एनकैशमेंट सर्टिफिकेट तो पूरा कर सकते हैं, ठीक है, एनकैशमेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो कितना अमाउंट कर सकते हैं? 10,000। लेकिन किस कंडीशन में करेंगे? करेक्ट आंसर इज, अगर उसका डिपार्चर 7 days में है, उसके पास में वीजा भी है और डिपार्चर 7 days में, तो उस केस में, और उसका रीजन जेन्युइन है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग? 10,000 रुपीज उसने अगर सपोज करते आईएनआर में कन्वर्ट करा लिया, तो उसको आप लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? डॉलर या अदर फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो बिना एनकैशमेंट रिसीट के, है ना। एनकैशमेंट सर्टिफिकेट क्या होता है? उसने जब कन्वर्ट कराया था आपकी डोमेस्टिक करेंसी में, तो उस टाइम पर उसको इश्यू करा था बैंक या ऑथराइज्ड डीलर ने। ऑलराइट,
So correct answer is option B, if the reason for loss is genuine and the departure is within 7 days. देखो यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, एक एटीएम स्लिप का भी क्वेश्चन बनता है। आई गेस इफ इट इज नॉट देयर देन मैं इसको अभी बता देता हूँ। एटीएम स्लिप के ऊपर भी बनता है। अभी क्या होता है बहुत सी बार कि एटीएम से उन्होंने क्या करा था, कन्वर्ट कराया था, ठीक है। वो क्या हुआ, उन्होंने अपने पास में, उनके पास में एक डेबिट कार्ड था, सपोज करते हैं उनके पास में कोई सा इंटरनेशनल कार्ड है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर आए, फॉरेक्स कार्ड था, उन्होंने यहाँ पर इंडिया में आए और इंडिया के किसी एटीएम से पैसा निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब उनके पास में एटीएम का रिसिप्ट रहेगा। अब उन्होंने आईएनआर में पैसा निकाल लिया, अब उनको वापस से कन्वर्ट कराना अपनी फॉरेन करेंसी में और वो उनको वापस से अपने फॉरेन जाना है, ठीक है। तो दैट्स वाई उसमें क्या बोला गया, अगर एटीएम का रिसिप्ट कस्टमर शो करता है उस केस में 50,000 तक का आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो विद एटीएम स्लिप, है ना, क्योंकि उसने एटीएम से पैसा निकाल लिया था, अब वो वापस देना चाहता है, सरेंडर करना चाहता है, तो प्रूफ दे रहा है, तो एटीएम स्लिप के बेसिस पर हम लोग 50,000 तक कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग अभी तक तो आंसर करेक्ट करते चल रहे हो। एक दो गलत हुआ होगा तो दैट इज ओके। फर्स्ट क्वेश्चन में आई गेस आप लोगों ने मिस्टेक करा होगा, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा गाइस, सेशन को ढंग से देखना, सेशन को समझा करो और रश करके मत भागा करो कि आपको फटाफट से पढ़ लेना एक ही दिन में सब कुछ। आप लोग एक प्रॉपर अप्रोच से प्रिपरेशन करोगे तो आई एम श्योर कि आप लोग रिजल्ट भी उसी बेसिस पर देखोगे। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन घुमाएंगे तो आप लोग नहीं घूमोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस बाय स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर फेमा रूल्स। फेमा रूल मैंने बताया 2000 में आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो उसमें पूछा गया है कि देखो फॉरेन एक्सचेंज जब ट्रांजेक्शन होते हैं ना, कि हमारे देश का पैसा दूसरे देश में जा रहा है, किसी खर्चे के लिए जा रहा है, तो उसमें बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वायर लगेगा प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। कौन से ट्रांजेक्शन में, ये ट्रांजेक्शन में बता रहा हूं, इन ट्रांजेक्शन में से कौन से ट्रांजेक्शन में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल लगेगा अगर आप पैसा खर्चा करना चाहते हो। पहला ऑप्शन है सेंडिंग फंड्स अब्रॉड फॉर ए कल्चरल टूर ऑफ रुपीज अंडर 1 लाख। अंडर 1 लाख के अंडर में अगर आप 1 लाख तक का कल्चरल टूर कर रहे हो तो उसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लगेगा। या आप एक पब्लिश कर रहे हो एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू द टूरिज्म इन फॉरेन न्यूज़पेपर, तो उस केस में लगेगा। या आप एक जनरल एडवर्टीजमेंट लगा रहे हो फॉरेन न्यूज़पेपर में जहां पर अमाउंट जो है आप खर्चा करने वाले हो 10,000 यूएसडी से ज्यादा होने वाला है। या फिर आप पेमेंट ऑफ फ्राइट बाय प्राइवेट कंपनी फॉर कार्गो एक्सपोर्ट, कोई कार्गो एक्सपोर्ट के लिए प्राइवेट कंपनी का पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लगेगा। करेक्ट आंसर इज, अगर आप जनरल एडवर्टीजमेंट कर रहे हो फॉरेन में और 10,000 यूएसडी से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर का एफएम का अप्रूवल लगेगा मेनली, ठीक है। विजय माल्या का आपने पॉडकास्ट देखा होगा तो उसमें मैंने आपको क्लास में भी बताया दैट उन्होंने क्या करा, अरुण जेटली जी का अप्रूवल लिया था। उन्होंने क्या बोला कि मैंने अरुण जेटली जी को बताया दैट आई एम गोइंग, आई एम लिविंग, राइट। तो ये उसी टाइप का सिनेरियो बनता है, ओके। तो ये कंडीशन में क्या बोला गया, 10,000 यूएसडी से ज्यादा आप जनरल एडवर्टीजमेंट पर फॉरेन में खर्चा करने वाले हो, यूएसडी से ज्यादा, है ना, 10,000 यूएसडी से ज्यादा, तो उस केस में आपको किसका अप्रूवल लगेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अंडर द फेमा रूल। फेमा क्या है, फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। Sending money abroad as sponsorship for sports event requires approval from the Ministry of Youth Affairs and Sports if the amount exceeds। देखो कहने का मतलब ये है कि फेमा रूल्स बताते हैं ना कि आपके आईपीएल चल रहे, स्पोर्ट्स में आप स्पॉन्सरशिप करवा रहे हो तो उसको पैसा दोगे, या आप अवार्ड दे रहे हो तो उसमें भी तो हमारा इंडियन करेंसी आप फॉरेनर को दोगे, ठीक है। तो उसके लिए भी सर्टेन रूल्स है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का अप्रूवल लगेगा। तो उसमें बोला गया कितने अमाउंट के ऊपर का प्राइस दे रहे हो, स्पॉन्सरशिप का पैसा दे रहे हो तो आपको अप्रूवल लगेगा। तो यूएसडी 10,000 के ऊपर अगर आप अवार्ड दे रहे हो किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए दे रहे हो, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए, तो उस केस में आपको मिनिस्ट्री का अप्रूवल लगेगा। या फिर आपको यूएसडी 50,000 के ऊपर का अप्रूवल लगेगा, यूएसडी 1 लाख के ऊपर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, या फिर यूएसडी 5 लाख के ऊपर अप्रूवल लेना पड़ेगा। करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी। जिसने पढ़ रखा होगा आप लोग डिकोड कर चुके हो, क्वेश्चन में साइड में हट भी चुका हूं और मैंने इसको डिकोड भी कर दिया। आई डू नॉट थिंक कि आपको इसके बाद में इस क्वेश्चन पर कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन जरूरत है। 1 लाख यूएसडी का इसका लिमिट है ना। स्पोर्ट्स ये सब कौन सी कैटेगरी में आता है खर्चा, स्पॉन्सरशिप ये सब शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 1 में क्या बताया था, जो कि इलीगल टाइप के काम होते हैं, जो कि प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है, जैसे कि गैम्बलिंग हो गया, लॉटरी का हो गया, हॉर्स रेसिंग हो गया, तो ये सारे प्रोहिबिटेड है फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन ट्रांजेक्शंस के लिए। तो उनको शेड्यूल 1 बोला गया। शेड्यूल 2 में न्यूज़पेपर वाला आ जाएगा। शेड्यूल 2 में जो भी कल्चरल इवेंट्स होते हैं या फिर
आप फिल्म शूटिंग कर रहे हो एटसेट्रा, ये सारे खर्चे यहाँ पर आते हैं, है ना, शेड्यूल 2 में। और शेड्यूल 3 में कौन सा आता है? एलआरएस वाला, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। Which of the following uses of international credit card, ICC का मतलब इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर, इज नॉट परमिटेड एज पर फेमा गाइडलाइन। अगर आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज करो तो इनमें से कौन सी कंडीशन में आपको यूज नहीं करने दिया जाएगा फेमा गाइडलाइंस के अंडर में? करेक्ट आंसर बताना है ए बी सी डी। आप खुद से पढ़ेंगे क्योंकि जब एग्जाम में खुद से डिकोड करते तो प्रॉब्लम आता है, दैट्स व्हाई मैं खुद साइड में हो गया हूं और आप लोग इसका करेक्ट आंसर करते चलेंगे। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। सो द करेक्ट आंसर इज नेपाल और भूटान में अगर आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो प्रोहिबिटेड है, वहां पर ट्रांजैक्शन नहीं होगा। कौन सा रूल बोलता है? फेमा का रूल बोलता है। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। किससे रिप्लेस हुआ था ये? फिर आपको रिप्लेस करा था किसमें? फेमा में। गाइस रिपीट कर चुका हूं मल्टीपल टाइम्स, इसके बाद भी मिस्टेक कर रहे हो तो अटेंशन का जरूरत है ना। हो सकता है आपका फॉरेन एक्सचेंज में कभी काम नहीं पड़ा हो, लेकिन आप लोगों को इनको डिकोड करते रहना पड़ेगा। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहेंगे आप अगर इसको पढ़कर देर अटेम्प्ट कर रहे हो। एज पर फेमा गाइडलाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस बाय फॉरेन एयरलाइंस इज कंसिडर्ड अ वायलेशन? फेमा गाइडलाइंस के अंडर में क्या बोला गया है कि आप जब भी प्रैक्टिस करते हो, एयरलाइंस की टिकट आपने इंडिया वाले ने किसी ने परचेस करा, तो उस केस में किसको वायलेशन कंसिडर करा जाएगा? कि आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट एडी कैटेगरी 1 बैंक से डायरेक्टली इंडिया में एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसको वायलेशन करेंगे, या राउटिंग इंडियन रुपी सेटलमेंट्स थ्रू ओवरसीज बैंक, आपने पैसा तो एक्सेप्ट करा यहाँ पर लेकिन आप आपकी बैंक में भेज रहे हो डायरेक्टली ओवरसीज में, है ना, तो उस केस में वायलेशन कहलाएगा। या कोटिंग एयर फेयर्स इन यूएसडी ऑन देयर इंडियन वेबसाइट, अगर आप यूएसडी में टिकट्स के प्राइसेस बता रहे हो तो वो भी वायलेशन कहलाएगा फेमा में। या फिर इशूइंग ई टिकट्स विदाउट पैन वेरिफिकेशन, पैन वेरिफिकेशन के बिना आप ई टिकट्स इशू कर रहे हो तो फेमा गाइडलाइंस में वो वैलिड नहीं रहेगा और वायलेशन कहलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कि अगर आप जब भी बैंक है, सपोज करते एमिरेट्स के एग्जांपल दे रहा हूं मैं, चलो ठीक है, एमिरेट्स का आपने टिकट करा इंडिया से बैठकर, अब इसके पास में पैसा गया, सपोज करते आपने 1.5 लाख का ट्रांजैक्शन करा इंडियन रुपीस में कर दिया सपोज करते, अब ये सेटलमेंट के लिए अपनी बैंक में भेज रहा है ना, अपनी ओवरसीज बैंक में भेज रहा है, तो वो अलाउड नहीं है फेमा में। क्या बोला गया है? आपने इंडिया से पैसा लिया है ना, इंडिया से पैसा लिया है तो क्या करना है? यहीं पर आपको वोस्ट्रो अकाउंट से सेटलमेंट करना पड़ेगा। क्या बोला गया है? आपको यहीं से सेटलमेंट करना पड़ेगा, इंडिया के थ्रू राउट करना पड़ेगा, टैक्सेशन देना पड़ेगा, देन आप आपका पैसा बाहर ले जा सकते हो। ऑलराइट, समझे इस पॉइंट को? 9th क्वेश्चन टू यू, अगर आपका अभी तक 100% एक्यूरेसी आ रहा है ना, ट्रस्ट में आप लोग आपका पूरा बेस्ट दे रहे हो। एज पर फेमा रूल्स, हाउ आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द लास्ट ट्रांजेक्शन कैन द अनयूज्ड बैलेंस ऑन अ प्रीपेड ट्रैवल कार्ड बी रिफंडेड टू द होल्डर? एक कस्टमर है, उसने प्रीपेड ट्रैवल कार्ड बनवाया और अब उसमें कुछ अमाउंट रखा हुआ है, सपोज करते लेट से $1000 उसका बच गया है। अब वो इंडिया आएगा तो वो क्या बोलेगा कि यार मुझे ये कन्वर्ट कर दो वापस से, मेरा यूज नहीं हुआ है। तो उसमें बोला गया है कि आप अगर उसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो कितने दिन बाद आप फ्रीली ट्रांजेक्शन कन्वर्ट कर सकते हो? इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकते हो, आज आया कस्टमर, उसने बोला दिया आपको कार्ड दिया, आपने कन्वर्ट करके दे दिया, या फिर 7 डेज बाद करोगे, या फिर 10 डेज बाद करोगे, या फिर आप 15 डेज बाद करोगे? करेक्ट आंसर जिसको पता था आप लोग कर चुके हो, जिसको नहीं पता था उन पॉइंट्स को बता देता हूँ। करेक्ट आंसर इज 10 दिन बाद हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 दिन बाद क्यों बोला गया है? क्योंकि जब भी कोई ट्रैवल करने आता है तो कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं ना, तो वो यूजुअली ऐसा भी होता है कि 3 से 5 दिन बाद डेबिट होने वाला है ना। यूएस और इधर क्या रहता है, होटल का पॉलिसीज चलता है, तो पॉलिसीज चलता है तो उसमें क्या रहता है, इंस्टेंटली आपका डेबिट नहीं होता, आपने कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करा हुआ होगा तो आपके डिपार्चर के बाद में 3 4 5 दिन बाद भी डेबिट होता है। तो दैट इज वाई इसमें प्रोटेक्शन वाइज क्या बोला गया है कि अगर हमने इसको पूरा 1000 यूएसडी कन्वर्ट करके दे दिया और उसका बाद में उसका ऑटो डेबिट लग गया तो हम लोग तो इश्यूज में आ जाएंगे, मर्चेंट हमारे ऊपर केस क्लेम कर देगा ना। तो दैट इज वाई क्या बोला गया है कि हम लोग को 10 दिन बाद फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हमको पाइपलाइन के ट्रांजेक्शन के लिए फिर भी सिक्योरिटी रखना है तो मैक्सिमम हम 100 यूएसडी होल्ड करके रख सकते हैं कुछ टाइम तक के लिए। 100 यूएसडी पाइपलाइन ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग होल्ड कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। क्या कल से कोई सा होटल का पॉलिसी या कोई सा फ्लाइट का पॉलिसी 15 दिन बाद आ रहा है, या किसी का भी पॉलिसी आ रहा है ट्रैवल का, है ना, वेकेशन का, तो 15 दिन बाद अगर लगने वाला डेबिट, तो दैट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 100 यूएसडी का होल्ड कर सकते हैं प्रिकॉशन के लिए। ठीक है, समझा आपको पॉइंट?
Under the liberalized remittance scheme, favorite question examiner का, residents are allowed to remit up to USD 2.5 lakh per financial year. आप जानते हो ना करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए, करंट अकाउंट मतलब डे टू डे खर्चों के लिए, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ का हो गया, या फिर कोई आपके रिलेटिव्स रहते हैं उसको पैसा ट्रांसफर करना है, तो मैक्सिमम आप 2.5 लाख यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर कर सकते हो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर में। बट इसमें बोला गया इसमें से कौन सी एंटिटीज एलआरएस का फैसिलिटी यूज नहीं कर सकती, परमिट नहीं है। एक रेसिडेंट इंडिविजुअल जो कि फंड्स चाइल्ड एजुकेशन के लिए भेजना चाहता है, या फिर एक माइनर रेसिडेंट जो कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, या फिर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इन्वेस्टिंग इन फॉरेन शेयर्स, तो उस केस में हम लोग नहीं कर सकते। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वांटिंग टू इन्वेस्ट अब्रॉड, कौन से केसेस में हम लोग अलाउ नहीं करेंगे? करेक्ट आंसर इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ध्यान रखना यहाँ पर एचयूएफ और माइनर तो कर सकता है ना, ट्रांजेक्शन कर सकता है माइनर, अपने गार्जियन के साथ में सब कुछ प्रोसेस करवा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी एजुकेशन के लिए जाते हैं अक्सर बाहर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ कॉलेज के बाद ही जाएंगे एमएस करने, उससे पहले भी जाते हैं, राइट? तो माइनर के केस में भी जाते हैं, कोई 10th क्लास में जा रहे हैं, कोई 8th क्लास में जा रहे हैं, तो वो कर सकते हैं ट्रांजेक्शन। माइनर का याद रखना, माइनर को अलाउड रहता है। ऑलराइट, तो एलआरएस में 2.5 लाख तक कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या बोला गया, कॉर्पोरेट्स, ट्रस्ट और एचयूएफ के लिए अलाउड नहीं है, स्कीम में परमिशन नहीं है, परमिटेड नहीं है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम में आने के, इस टाइप के क्वेश्चन के बहुत चांसेस है। आप देखेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने डिकोड करे, इन्हीं क्वेश्चन में से फॉरेन रेमिटेंस का एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मिस्टेक करा है आप लोगों ने तो डेफिनेटली थोड़ा सा रिविजन करना, पीडीएफ को गो थ्रू करना, वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। और इंटरनली अगर आप एनरोल नहीं तो इंटरनली एनरोल करके अपने आप को पहले प्रिपरेशन को स्मूथ बनाइए, जो रियल एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर हो। और अगर आपके अच्छे नंबर है लाइक 8 9 10, 8 नहीं 9 10 11 कंसीडर करते, तो उस केस में कमेंट जरूर करना। आई विल पर्सनली रिकॉग्नाइज दोस कमेंट्स सो दैट कि मैं आप लोगों के लिए और एफर्ट्स पुट अप कर सकूं। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड, और आप लोग इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस प्रेजेंट करते जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, सो दैट कि आप लोगों के लिए और प्रैक्टिस के सेशंस अपलोड हो सके। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।